Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो हम ये पढ़ रहे थे कि यहाँ पर हिस्टोरियंस ने जो है पॉइंट आउट किया है कि नॉर्थ इंडिया में उस समय में जब ये पीरियड चल रहा था, कई सारी राजपूत स्टेट्स जो है वो भी उभर के आ रही थी, इमर्ज हो रही थी। कई सारे हिस्सों में जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पोजीशन हासिल कर रखी थी, जहाँ पे वो सारे रिचुअल्स जो है वो करवाते थे, और किसी ने भी उनकी पोजीशन को चैलेंज करने की या उस पर क्वेश्चन उठाने की हिम्मत नहीं करी, और जिन्होंने भी करी उन्होंने इतने एफर्ट्स नहीं लगाए, बहुत ही कम एफर्ट्स लगाए, और उसके साथ में उनका कुछ ज्यादा रिजल्ट निकला नहीं। उसी समय में कई सारे धार्मिक लीडर्स जो हैं वो भी निकल के आ रहे थे, जो इस ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रूढ़िवादी सोच जो थी ब्राह्मण्स की, उन्होंने जो अपना खुद का एक सिस्टम चालू कर रखा था, उससे वो लोग अग्री नहीं करते थे, जितने भी धार्मिक लीडर्स थे वो सब। और वो भी काफी उनको इम्पोर्टेंस जो है वहां पे मिलने लग गई थी, वर गेनिंग ग्राउंड। These included the नाथ, जोगीज एंड सिद्धार्थ। अब ये कौन से रिलीजियस लीडर्स थे जो उस समय में अपनी इम्पोर्टेंस जो है उनकी बढ़ रही थी? उनमें आते हैं नाथ, जोगीज और सिद्धार्थ। Many of them came from the artisanal group, including weavers, who were becoming increasingly important with the development of organized craft production. अब ये जो नाथ, जोगीज और सिद्धार्थ थे, अधिकतर ये लोग जो थे, ये कौन से ग्रुप से आते थे? आर्टिजनल ग्रुप से। जो आर्टिजन्स होते हैं, जो काम करते हैं हाथ से, कारीगर जो होते हैं, उनके ग्रुप से आते थे। और इसके अंदर बुनाईकार यानी वीवर्स भी थे, जो धीरे धीरे अपनी इम्पोर्टेंस जो है, उनकी वो इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी। कैसे बढ़ रही थी? क्योंकि वो वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो काफी इम्प्रूव हो रहा था, तो इनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ने लग गई थी। डिमांड फॉर सच प्रोडक्शन ग्रू विद द इमरजेंस ऑफ न्यू अर्बन सिटीज। अब डिमांड जो है वो ज्यादा कब बढ़ने लगी क्राफ्ट आइटम्स की? जब वहां पर शहरीकरण होने लगा, अर्बन सेंटर्स बनने लगे, एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। और जब व्यापार बढ़ने लगा दूर दराज के सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से, तब इस तरह के जो ये सामान बनाया करते थे उसकी डिमांड बहुत बढ़ने लगी, और उसी समय में इनकी इम्पोर्टेंस भी जो है वो बढ़ रही थी। समझ में आया है पैराग्राफ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Many of these new religious leaders question the authority of Vedas. अब ये जितने भी सारे नए धार्मिक लीडर्स जो निकल के आ रहे थे, ये सवाल उठा रहे थे कि क्या वाकई में वेदास जो हैं उनको क्या इतनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, and express themselves in languages spoken by ordinary people which developed over centuries into the ones used today. और ये जो क्वेश्चन उठा रहे थे, ये अपनी नॉर्मल जो इनकी भाषा हुआ करती थी उसके अंदर ये क्वेश्चन उठा रहे थे, और अपने व्यूज जो हैं उसी भाषा में ये एक्सप्रेस किया करते थे। और बाद में जाकर के कई सेंचुरीज बाद ये जो इनकी भाषा है ये काफी डेवलप हुई, ठीक है, प्रॉपरली, और उसको आज भी यूज किया जाता है। However, in spite of their popularity, these religious leaders were not in a position to win the support of the ruling elites. हालांकि इनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई थी, ये काफी पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन फिर भी इनको इस पोजीशन पे ये नहीं पहुंचे थे कि इनको रूलिंग एलीट जो ये राजा लोग होते हैं उनका सपोर्ट मिले। ठीक है, इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं आप लोग। No, ma'am. No, ma'am. Okay. A new element in this situation was the coming of Turks, which culminated the establishment of the Delhi Sultanate, 13th century। एक नया एलिमेंट कब जुड़ा इस सिचुएशन के अंदर? जब टर्क्स जो हैं वो इंडिया आए और उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट शुरू करा दिल्ली सल्तनत के नाम पर 13वीं शताब्दी के अंदर। This undermined the power of many Rajput states and Brahmins who were associated with these kingdoms। जब टर्क्स आए तो उनके आने से, जब उन्होंने अपनी दिल्ली सल्तनत उन्होंने एस्टेब्लिश करना शुरू करा, तो उससे किस पर असर पड़ने लगा? जितने भी ये पावरफुल राजपूत स्टेट्स थी उन पर असर पड़ने लगा। उन पर पड़ने लगा तो साथ साथ वहां पे जो ब्राह्मण्स थे जो अपनी पोजीशन मेंटेन करे हुए थे, उनकी इम्पोर्टेंस जो है उस पर भी असर पड़ने लगा। वो जिस भी किंगडम के साथ में एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे, उन सब पर इनका असर पड़ने लगा। This was accompanied by marked changes in the realm of culture and religion। अब इसी समय में कई सारे बदलाव आए थे उस रीजन के अंदर,
जिस एरिया की यहाँ पे बात हो रही है अलग अलग राजपूत स्टेट्स वाला, उनके कल्चर में काफी चेंजेस आए, उनके धर्म में काफी चेंजेस आए। The coming of the Sufis, section 6, was significant part of these developments. अब इसी समय में ही जो है सूफीज भी एंटर हो रहे थे और उससे काफी डेवलपमेंट हुए, काफी इम्पोर्टेंट हिस्से की तरह देखा जाता है। क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ भक्ति और वो सब पढ़ रहे थे, हिंदू से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे थे। अब जो है आप पढ़ेंगे इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में, किस तरह सूफीज आए, कैसे टर्क्स आए, फिर क्या हुआ, क्या उनके उन लोगों के अलग अलग वो हुआ करते थे रिचुअल्स, क्या उनकी चीजें थी, वो सब आप पढ़ेंगे। तो अभी तक ये हमने जितना भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No problem. ओके। न्यू स्ट्रेंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। अब इस्लामिक ट्रेडिशन है, उसमें नए अलग अलग टुकड़े जो जुड़े हैं वो पढ़ेंगे हम। Just as the regions with the subcontinent were not isolated from one another, so too contact with the land beyond the seas and mountains had existed for millennia. अब जैसे कि बाकी रीजन्स जो हैं सब कॉन्टिनेंट के एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं थे, अनजान नहीं थे, उसी तरीके से जो दूर दराज के देश थे, जो सीज और माउंटेन्स थे, वो भी इस तरीके से पूरी तरह आइसोलेटेड नहीं थे। अरब मर्चेंट्स फॉर इंस्टेंस frequented ports along the western coast in the first millennium CE, while Central Asian people settled in the northwestern part of the subcontinent during the same period. अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अरब मर्चेंट्स जो आए थे एग्जाम्पल के तौर पे, उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट जो है वहां पर अपना डेरा जमाया था, पोर्ट्स लगाए थे। और दूसरी तरफ सेंट्रल एशियन लोग जो आए थे वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे सबकॉन्टिनेंट के, उन्होंने Students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आज बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में, मे भी बादल हो रहे हैं इस वजह से दिक्कत हो रही है। कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? यस मैम। मैम इससे पहले वाले टॉपिक के लास्ट में से आवाज नहीं आ रही। हाँ से नहीं सुना, न्यूज ट्रेंड्स वाला ये नहीं सुना, बाकी तो सुन लिया था। अब यहाँ पर कैसे लोग आए थे, टर्क्स किस तरह से आए, और अलग अलग जगह के जो लोग हैं उन्होंने कहाँ आकर के सबसे पहले अपना डेरा जमाया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे अलग अलग रीजन, अलग अलग भाग जो है सब कॉन्टिनेंट का, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी अनछुआ या आइसोलेटेड नहीं रहा था या अनजान नहीं रहा था, उसी तरीके से जो दूर दराज के माउंटेन वाला एरिया हुआ या सी यानी कि अलग अलग जो सागर हैं, अलग अलग ओशंस हैं, वो वाला एरिया जो है वो भी एक उससे रीजन से एक दूसरे से कांटेक्ट से दूर नहीं रहा था। ठीक है, सब एक दूसरे के बारे में जानते ही थे। अरब मर्चेंट्स आए और उन्होंने अपने पोर्ट्स कहाँ पे लगाए थे? वेस्टर्न कोस्ट पर। ठीक है, पहले मिलेनियम में। और सेंट्रल एशियन लोग जो आए थे वो आए थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सब कॉन्टिनेंट में, उसी दौरान, उसी सेम पीरियड में। फ्रॉम द 7th century, with the advent of Islam, these regions became part of what is often termed as the Islamic version. 7th century के 7th century से ही यहाँ पे जो ये शब्द है इस्लाम, जिसको अक्सर इस्लामिक वर्ल्ड के तौर पे जाना जाता है, उसका धीरे धीरे वो अपना वहाँ के लोग जो हैं जमने लग गए थे आकर के, मतलब वो लोग बसने लग गए थे। फेट्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, ये बेसिकली जो मैंने अभी इंग्लिश में पढ़ा था उसका मैंने आपको वापस से ट्रांसलेट कर दिया है क्योंकि आपको आवाज नहीं आई थी। अगर इस पैराग्राफ में आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। फर्स्ट 4 लाइन बेटा इसमें सिंपली ये बोला गया है कि जो रीजन्स थे, जस्ट एज द रीजन्स विद इन द सब कॉन्टिनेंट वर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, सब कॉन्टिनेंट जो होता है उसके अंदर जितने भी रीजन थे एक दूसरे से अनछुए नहीं रहे थे, कॉन्टेक्ट में नहीं हो ऐसा नहीं था।
So to contact with the land beyond the seas and mountains had existed for millennia. उसी तरीके से जो बाहर के दूसरे एरियाज थे, अलग अलग माउंटेनियस एरियाज थे या सीज थे, वो भी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे बिना जो एग्जिस्ट तो कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो। अब अरब लोग जो है वो बहुत दूर से आए हैं, ठीक है। अब ये मर्चेंट्स और टर्क्स हुए, ये टर्की से आए, तो ये बहुत दूर है, अलग कॉन्टिनेंट के, उससे भी काफी काफी लोग जो है यहाँ पर आए हैं। तो बेसिकली वही बताया गया है। अब समझ आया? यस मैम, थैंक यू। ओके, तो अब है 5.1 फेस ऑफ द रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। यहाँ पर कैसे अलग अलग उसके लोग आए हैं, फिर उन्होंने कैसे कॉन्कर करा, कैसे कब्जा करा दूसरे एरियाज को, फिर वहां पे धीरे धीरे अपनी पैठ शुरू करी बनाना। टर्क्स हुए हैं, अफगान्स हुए हैं जो आए, उन्होंने स्टैब्लिश करी दिल्ली सल्तनत, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। कई सारे मुगल एम्पायर के अंदर ये मुगल एम्पायर ने स्टैब्लिश करा है इस चीज को, ठीक है। और उनके भी कई रूलर्स हुए हैं जो आगे तक काम करा है। उसमें अब एक चीज आपको बताई जाती थी कि पहले आपको यहाँ पे एक दे रखा है पिंक कलर का बॉक्स जिसमें दिया हुआ है उलामा। ये प्लॉरल होता है आलिम का, जो एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। जैसे कि हमारे यहाँ स्कॉलर्स होते हैं, वैसे ही इनके यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज करने वालों को उलामा बोला जाता है। आलिम बोला जाता है एक व्यक्ति को, उलामा बोला जाता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। As preservers of this tradition, they perform various religious, juridical and teaching functions. अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे अपने यहाँ पे पंडित लोग होते हैं हिंदू धर्म के अंदर, और काफी संत होते हैं और ऋषि मुनि होते हैं, वो लोग गाइड किया करते थे राजा को कि भाई आपको ये एक चीज करवानी चाहिए, इस तरह का यज्ञ पूजा अर्चना ये सब करवानी चाहिए। वैसे ही इनके जो ट्रेडिशन होता है मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर, वहां पे भी लोग बाग होते हैं, उनको बोला जाता है उलामा, ठीक है। और अगर एक ही व्यक्ति होगा तो उसको बोलेंगे आलिम। और वो क्या करते हैं, वो इनके ट्रेडिशन के अंदर जो भी चीजें होती है, अलग अलग धार्मिक चीजें हुई या कान मतलब न्याय करने वाली चीज के अंदर भी ये लोग अपना रोल प्ले करते हैं, या कुछ फंक्शंस सिखाने हो तो वो भी ये शिक्षा देते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने अगर एक मूवी देखी हो, जोधा अकबर करके, बहुत समय पहले एक मूवी आई थी, उसके अंदर एक सीन यस था मैम। जहां पर काफी सारे जो एक दरबार लगता है राजा का, और वहां पर कुछ मौलवी टाइप मतलब लोग होते हैं, वो बेसिकली उलामा था। वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो काले कपड़ों में उन्होंने पहन रखे होते हैं, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक कवर्ड होते हैं वो। और जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उनकी भी सलाह ली जाती है। तो सलाह मशवरा के लिए जो एक पैनल होता है, उस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। समझ आया? यस यस मैम। मैम। ओके, तो बेसिकली ये मैंने आपको पहले इसलिए समझा दिया जिससे आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोग जो अपने हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से काम करते हैं, उनको तो शरिया बोला जाता है। जो लोग इस चीज को नहीं मानते हैं, मुस्लिम कानून को नहीं समझते हैं, या उनके थोड़ा खिलाफ जाकर के काम करते हैं, तो उनको बाशरिया बोला जाता है। अब ये शरिया और बाशरिया क्या है ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस पर क्वेश्चन जो है वो अधिकतर बनता है और पूछा भी जाता है। और कई बार जो एक्सटर्नल आते हैं वो भी इस चीज को पूछ लेते हैं। Faith of rulers and subjects on the axis of understanding the significance of these connections that is frequently adopted is to focus on the religions of the ruling elites. अब लोगों का इस चीज को समझना कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इसके कनेक्शंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। और कौन सा राजा आ रहा है, रूल कर रहा है, उसका क्या रिलीजन है, वो सारी चीजें उसी पे बेस्ड होती हैं। और क्या उस किंगडम के अंदर अपनाया जाएगा, मतलब क्या चीजें वहां पर की जाएंगी, वो भी राजा के ऊपर ही डिपेंड करता है। रूलिंग एलीट जो होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके की एक्टिविटीज उसके किंगडम में की जाएंगी और कौन सी चीजें नहीं की जाएंगी। In 711, an Arab general named Muhammad Qasim conquered Sindh, which became part of Caliph's domain. Later, 13th century, the Turks and Afghans established the Delhi Sultanate. 711 के अंदर अरब जनरल आया था एक, मोहम्मद कासिम नाम था, उसने सिंध पर कब्जा किया और उसको फिर अपने कैलिफ डोमेन यानी कैलिफ के अंदर उसने इंक्लूड कर दिया, उसका पार्ट बना लिया। कैलिफ नाम है यहाँ पे। 13th सेंचुरी के अंदर टर्क्स और अफगान आए और उन्होंने दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टैब्लिश कर ली।
This was followed by the formation of sultanates in the Deccan and other parts of the subcontinent. अब इसके बाद में जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश कर ली, इसके बाद में और जगहों पर भी सल्तनतें जो है बनने लगी. बेसिकली डेक्कन पार्ट जो था वहां पे बनने लगी, और जो हमारा सबकॉन्टिनेंट है उसके दूसरे हिस्सों में भी ये लोग अपनी सल्तनत जो है वो एस्टेब्लिश करने लगे. Islam was an acknowledged religion of the rulers in several areas. अब इस्लाम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और एक सबसे जाना पहचाना रिलीजन के तौर पे देखा जाने लगा कई सारे एरियाज के जो रूलर्स थे उनमें, क्योंकि वो अधिकतर इसी को बिलोंग करते थे. This continued with the establishment of Mughal Empire in the 6th century, as well as in many of the regional states with the states that emerged in the 18th century. अब ये चीज जो थी, एक्नॉलेजमेंट जो था रिलीजन का, इस्लाम का, ये बाकी आगे तक पहुंचा. मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ 16th सेंचुरी के अंदर, और आगे काफी सारे रीजनल स्टेट्स जो थे, काफी जो राज्य हुआ करते थे, वहां पे 18th सेंचुरी तक ये चीज जो है फैली है. ठीक है, इस्लाम जो है इस वाली चीज के बारे में बोला जा रहा है कि वो काफी आगे तक दूसरे स्टेट्स में भी स्टैब्लिश हुआ है. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ठीक, ma'am. तो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो इकट्ठी कर लीजिएगा इससे रिलेटेड, इसकी एक एक लाइन को पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ें, क्योंकि तब आपको इजीली समझ में आएगा. एंड हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स. गॉड ब्लेस यू ऑल. Thank you, ma'am. Thank you.